अच्छा, विशेष लक्षण देख लिए आनुवांशिक पदार्थ के, ठीक है। रेडी? क्या हुआ भाई? एक तो आपको सबको पहले तो चिल्ड्रंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोग मेरे से 6 महीने ही बड़े हो, 6-8 महीने, बट ठीक है। ये देखो मूछें और दाढ़ी देखो आप इनकी। ठीक है भाई, तो सबको ऐसे बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे को देनी, आपको मेरे को देनी चाहिए थी, बट ठीक है। ये देखो बड़े भैया हमारे पास है, बैठे यहाँ पे हैं। अशोक जी गए? कौन अशोक जी कहाँ हैं? हाँ तो हाँ चलो, अब देखो अपन ने क्या हुआ? चचा कौन है? चचा, चचा है ये। और सबने सबको नाम दे रखे होंगे आप लोगों ने एक दूसरे को, है? यार गुस्से में क्यों आज? नहीं ये तो मेरे ख्याल, आप कितनी एज आपकी? 15, 14.5, 16? अबे तेरी, बढ़िया। चलो चलो, अब लास्ट में अपन ने डीएनए आनुवांशिक पदार्थ के विशेष लक्षण देखे थे। तो देखो सारी ठंड यही पड़ रही है, सारी ठंड, सब बर्फ बर्फ गिरी है आपके वहां पे। दिसंबर में क्या करेंगे? ब्रजा के साथ में आएंगे? अरे ओम प्रकाश जी आए हैं क्या भाई? इधर आधे लोग, आधे रोज पूछते हैं ये है कौन ओम प्रकाश जी, ये सब पूछते हैं आपको, ओम प्रकाश जी आए हैं क्या, आए हैं क्या, आए हैं क्या? अच्छा, अब देखो लास्ट में अपन लोगों ने देखा था कि मुख्य आनुवांशिक पदार्थ क्या है हमारे पास? डीएनए। और डीएनए मुख्य आनुवांशिक पदार्थ था, तो उसके 4 विशेष लक्षण अपन ने देखे थे कि उसमें अपनी कॉपी बनाने की क्षमता यानी स्वप्रतिकृतिकरण की क्षमता पाई जाती थी, वो आरएनए की तुलना में अधिक स्थायी होता था। तीसरा, थोड़ा बहुत उत्परिवर्तन दर्शाने की क्षमता होती है ताकि वो जैव विकास में योगदान दे सके, और प्रोटीन को कोड करता है, मतलब मेंडेलियन कारकों के रूप में अभिव्यक्त होता है। अब आज हमें मालूम तो है कि मुख्य आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, लेकिन जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी, तो जीवन की उत्पत्ति के दौरान पहला आनुवांशिक पदार्थ जो विकसित हुआ वो कौन सा है? आरएनए। तो जीवन की उत्पत्ति के दौरान पहला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा था? आरएनए। और वो एक ऐसा आरएनए था, आनुवांशिक पदार्थ, जो अपना उत्प्रेरण स्वयं कर सकता था। और मतलब उसमें कौन सी क्षमता पाई जाती थी? स्व उत्प्रेरक की क्षमता पाई जाती थी। इसका मतलब ऐसा आरएनए जो अपना निर्माण खुद कर सकता है, जिसमें स्व उत्प्रेरक की क्षमता पाई जाती है, जो एंजाइम के रूप में काम कर सकता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? राइबोजाइम। राइबोजाइम का मतलब है आरएनए जब किसके रूप में काम करता हो? एंजाइम के रूप में काम करता हो। तो आरएनए संसार का मतलब है जीवन की उत्पत्ति के दौरान पहला आनुवांशिक पदार्थ क्या बनकर आया? आरएनए। उसका लक्षण क्या था? उसमें स्व उत्प्रेरक की क्षमता पाई जाती थी, यानी वो अपना निर्माण खुद कर सकता है, एंजाइम के रूप में काम कर सकता है, राइबोजाइम। फिर धीरे धीरे यह देखा गया कि आरएनए कम स्थायी है, डीएनए ज्यादा स्थायी है, तो धीरे धीरे आरएनए को प्रतिस्थापित करके मुख्य आनुवांशिक पदार्थ डीएनए बन गया। तो लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, आरएनए संसार। ठीक है, इसमें लिखेंगे जीवन की उत्पत्ति के दौरान
जीवन की उत्पत्ति के दौरान पहला आनुवांशिक पदार्थ, जीवन की उत्पत्ति के दौरान पहला आनुवांशिक पदार्थ आरएनए था। जीवन की उत्पत्ति के दौरान पहला आनुवांशिक पदार्थ आरएनए था। ब्रैकेट में ऐसे स्व उत्प्रेरक आरएनए को राइबोजाइम कहा जाता है। ऐसे स्व उत्प्रेरक आरएनए को राइबोजाइम कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। अब मुख्य आनुवांशिक पदार्थ तो क्या है? डीएनए। लेकिन अभी भी आरएनए आनुवांशिक पदार्थ किसमें मिलता है? कुछ विषाणुओं में मिलता है। तो मुख्य आनुवांशिक पदार्थ डीएनए भी होता है, आनुवांशिक पदार्थ आरएनए भी होता है, लेकिन ज्यादा कॉमन आनुवांशिक पदार्थ, ज्यादा स्थायी आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होगा। और आरएनए आनुवांशिक पदार्थ अब वर्तमान में केवल विषाणुओं में रह गया है। फिर लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, कम स्थायी होने के कारण आरएनए को प्रतिस्थापित कर कम स्थायी होने के कारण आरएनए को प्रतिस्थापित कर डीएनए ब्रैकेट में अधिक स्थायी मुख्य आनुवांशिक पदार्थ बन गया। डीएनए ब्रैकेट में अधिक स्थायी मुख्य आनुवांशिक पदार्थ बन गया। और नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे, अतः कुछ विषाणुओं में ही आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। अतः कुछ विषाणुओं में ही आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अब अपने पास नेक्स्ट, अब हम आज किसकी प्रक्रिया की बात करेंगे? डीएनए रेप्लिकेशन, या जिसे हम कहते हैं डीएनए प्रतिकृतिकरण। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे हम लोग, डीएनए मुख्य आनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए प्रतिकृतिकरण या डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये हमारे पास द्विरज्जुक डीएनए। अब जब डीएनए प्रतिकृतिकरण होगा, इसका मतलब डीएनए की कॉपी बनेगी। तो डीएनए प्रतिकृतिकरण में होता क्या है? डीएनए प्रतिकृतिकरण के दौरान ये दोनों रज्जुक अलग अलग होते हैं। इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे और दोनों रज्जुक क्या होंगे? अलग अलग। ये 5 से 3' वाला रज्जुक अलग हुआ, 3 से 5' वाला अलग हुआ। तो प्रतिकृतिकरण के दौरान दोनों रज्जुक अलग अलग होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा और दोनों रज्जुकों पर एक एक नया रज्जुक निर्मित होगा। तो इसका मतलब एक प्रतिकृतिकरण से कितने डीएनए बनेंगे? 2। 2 प्रतिकृतिकरण से 4, 4 से 8, 16। मतलब प्रतिकृतिकरण 2 की पावर n। एक प्रतिकृतिकरण से 2 डीएनए, 2 प्रतिकृतिकरण से 4, 3 से 8, 4 से 16 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब जब प्रतिकृतिकरण हुआ
प्रतिकृतिकरण से दो नए डीएनए बने तो उन दोनों डीएनए में एक रज्जुक, ये काला वाला एक रज्जुक तो बना बनाया जनक या पैतृक से आता है, और दूसरा रज्जुक लाल वाला नया संश्लेषित होता है। तो एक रज्जुक काला वाला कहां से आया? जनक से। और एक रज्जुक लाल वाला कैसा बना? नया। तो नए डीएनए बना, उस नए डीएनए में एक रज्जुक पुराना आया जनक से और एक नया संश्लेषित हुआ। इस तरह के प्रतिकृतिकरण को हम क्या कहते हैं? अर्ध संरक्षणीय प्रतिकृतिकरण, या जिसे हम क्या कहते हैं? सेमी कॉन्जर्वेटिव रेप्लिकेशन। तो डीएनए प्रतिकृतिकरण कैसा होता है? अर्ध संरक्षणीय या सेमी कॉन्जर्वेटिव। इसका मतलब जब नया डीएनए बनता है तो उसमें से एक रज्जुक तो जनक से यानी पैतृक से आता है, एक जनक तो पैतृक से आएगा एक रज्जुक, और दूसरा रज्जुक नया संश्लेषित होता है। एक पुराना एक नया, इसे क्या कहते हैं? डीएनए प्रतिकृतिकरण अर्ध संरक्षणीय है। अर्ध संरक्षणीय प्रतिकृतिकरण प्रोकैरियोट्स में भी होता है, जीवाणु में भी, हमारे अंदर भी होता है यूकैरियोट्स। दुनिया के सभी जीवों में प्रतिकृतिकरण कैसा होगा? अर्ध संरक्षणीय। इसका विचार सबसे पहले किसने दिया था? क्रिक ने। क्रिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले इसका विचार दिया, और इसको प्रायोगिक रूप से किसने प्रमाणित किया था? हर्शी एंचेज ने कहा, मेसलसन और स्टाल ने किया था। लिखेंगे पहला तो पॉइंट, डीएनए प्रतिकृतिकरण, डीएनए प्रतिकृतिकरण के दौरान डीएनए प्रतिकृतिकरण के दौरान निर्मित नए डीएनए में डीएनए प्रतिकृतिकरण के दौरान निर्मित नए डीएनए में एक रज्जुक जनक या पैतृक से आता है, एक रज्जुक जनक या पैतृक से आता है, जबकि दूसरा रज्जुक नया संश्लेषित होता है। जबकि दूसरा रज्जुक नया संश्लेषित होता है। इस प्रकार के प्रतिकृतिकरण को अर्ध संरक्षणीय प्रतिकृतिकरण या सेमी कॉन्जर्वेटिव रेप्लिकेशन कहते हैं। इस प्रकार के प्रतिकृतिकरण को अर्ध संरक्षणीय या सेमी कॉन्जर्वेटिव प्रतिकृतिकरण कहते हैं। अर्ध संरक्षणीय या सेमी कॉन्जर्वेटिव प्रतिकृतिकरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अर्ध संरक्षणीय प्रतिकृतिकरण का विचार अर्ध संरक्षणीय प्रतिकृतिकरण का विचार सबसे पहले क्रिक ने दिया था। का विचार सबसे पहले क्रिक ने दिया था तथा इसका प्रायोगिक प्रमाण मेसलसन और स्टाल ने दिया।
प्रायोगिक प्रमाण किसने दिया था? मेसेल्सन और स्टाल ने। देखो कौन कौन से प्रयोग हमने पढ़े थे। आनुवांशिक पदार्थ की खोज किस वर्ष में चालू हुई? 1926। सबसे पहला प्रयोग किसने किया? ग्रिफिथ ने, 1928। उसके बाद रूपांतरण सिद्धांत डीएनए होता है पदार्थ, किसने बताया? एवरी मैक्लॉइड मैकार्थी ने, 1933 से 44 के मध्य। फिर सार्वत्रिक रूप से प्रमाणित किया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, हर्शी और चेस, किस वर्ष में? 1952। और मेसेल्सन एंड स्टाल ने 1958 में प्रायोगिक रूप से यह प्रमाणित किया कि डीएनए प्रतिकृतिकरण अर्ध संरक्षणीय होता है। किस पर प्रयोग किए थे इन्होंने? जीवाणु यानी ई कोलाई पर अपने प्रयोग किए। तो यहां पर मेसेल्सन एंड स्टाल का प्रयोग ठीक है। तो एमसीक्यू के लिए प्रयोग में अब क्या क्या ध्यान में रखना है? मेसेल्सन एंड स्टाल का प्रयोग किस वर्ष में था? 1958। क्या प्रमाणित किया? कि डीएनए प्रतिकृतिकरण अर्ध संरक्षणीय होता है। किनको प्रयोग किया? ई कोलाई जीवाणु का प्रयोग किया। किस तकनीक का इस्तेमाल किया? सीजियम क्लोराइड घनत्व प्रवणता अपकेंद्रण, या जिसे कहते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। और समावेयी आइसोटोप्स कौन से यूज किए? हल्के और भारी। हर्शी एंड चेज ने कौन सी तकनीक यूज की थी? विकिरण सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी, उसमें P32 और S35। इसमें भारी और हल्के नाइट्रोजन है, मतलब किसमें अंतर है? घनत्व के आधार पर अंतर है।
ठीक है, ये सीजियम क्लोराइड है, मतलब इसको CaCl, सीजियम क्लोराइड। ठीक है, तो मेसेल्सन एंड स्टाल का प्रयोग 1958 में क्या प्रमाण दिया? डीएनए प्रतिकृतिकरण अर्ध संरक्षणीय है। किस जीव का प्रयोग किया? तकनीक कौन सी यूज की? आइसोटोप्स कौन से यूज किए? लिख लिया ये। अब देखो इस पे न्यूमेरिकल भी आता है, तो सबसे पहले देखेंगे क्या मतलब है, कैसे उन्होंने प्रूव किया, ये लिख लिया। अब समाव्ययी आइसोटोप्स कौन से? N15 भारी और कौन सा है? N14 हल्का। अब देखो मेसेल्सन और स्टाल ने क्या किया अपने प्रयोग के लिए? सबसे पहले ई कोलाई जीवाणु को या ई कोलाई डीएनए को भारी नाइट्रोजन में वृद्धि करवाई। भारी नाइट्रोजन का मतलब N15 में वृद्धि करवाई। अब जब आप ई कोलाई को यानी जीवाणु को N15 भारी नाइट्रोजन में वृद्धि करवाओगे तो नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन क्षारक में होता है, तो डीएनए के दोनों रज्जुक पर लेबल क्या हो जाएगा? N15 N15। तो डीएनए ई कोलाई का ये रहा डीएनए, और डीएनए के दोनों रज्जुकों पर क्या आ गया? N15 N15। मतलब कैसा हो गया? भारी डीएनए। दोनों रज्जुकों पर N15 N15 आ गया, तो इस डीएनए को अपन ने क्या कह दिया? भारी डीएनए। तो उन्होंने ई कोलाई डीएनए को कई पीढ़ी तक भारी नाइट्रोजन में वृद्धि करवाई, तो दोनों रज्जुकों पर क्या लेबल आ गया? N15 N15, और ऐसा डीएनए क्या कहलाएगा? भारी। अब प्रतिकृतिकरण करवाने के लिए इसको स्थानांतरित कर दिया हल्के नाइट्रोजन में। हल्के नाइट्रोजन में N14। और हमें पता है जीवाणु में प्रतिकृतिकरण या विभाजन कितने समय में होता है? 20 मिनट। अब प्रतिकृतिकरण में क्या होगा? दोनों रज्जुक अलग अलग होंगे, ये N15 अलग, ये N15 अलग, दोनों रज्जुक अलग अलग हो गए। दोनों रज्जुक अलग अलग हो गए, अब इस पे नया रज्जुक बनेगा, ये बना N14, ये बना N14। इसका मतलब ये एक प्रतिकृतिकरण हुआ। एक प्रतिकृतिकरण से कितने डीएनए बने? 2 डीएनए। 2 डीएनए में एक रज्जुक कौन सा है? N15। N15 का मतलब ये जनक या पैतृक से आया है, और एक रज्जुक N14 नया बना। तो इन दोनों डीएनए की जो घनत्व है वो कैसे है? भारी है, हल्के हैं, या मध्यवर्ती हैं? मध्यवर्ती। मतलब ये दोनों डीएनए कैसे हो गए? संकरित। तो ये दोनों डीएनए कैसे हो गए? संकरित डीएनए। मतलब इनकी जो डेंसिटी है वो दोनों के मध्य की है। इसके द्वारा मेसेल्सन एंड स्टाल को मालूम चल गया कि प्रतिकृतिकरण कैसा है? अर्ध संरक्षणीय, क्योंकि N15 एक रज्जुक तो बना बनाया जनक से आ रहा है, और एक रज्जुक हल्का नया बन रहा है। तो एक पुराना एक नया, तो डीएनए कैसा हो गया आपके पास? संकरित। अब एक काम और करें, अगला प्रतिकृतिकरण कब होगा? 40 मिनट। किस माध्यम में अपन कर रहे हैं? हल्के नाइट्रोजन में। तो अब क्या होगा? नया चारों डीएनए अलग अलग होंगे। चारों डीएनए अलग अलग होंगे, मतलब काला अलग हुआ, काला अलग हुआ, लाल अलग, लाल अलग। मतलब N14 अलग कर दिया, N14 अलग कर दिया, N15 अलग, N15 अलग, चारों अलग अलग हो गए। अब नया रज्जुक कहां बनेगा? N14 ही बनेगा, क्योंकि माध्यम कौन सा है? N14। तो नया रज्जुक क्या बना? N14, 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 N14। मतलब 2 प्रतिकृतिकरण से कितने डीएनए बने? 4। 4 डीएनए में संकरित कितने हैं? 2। और हल्के कितने हैं? 2। तो हल्के डीएनए कितने आ गए? 2। और संकरित डीएनए कितने आ गए? 2। तो संकरित डीएनए 2, हल्के डीएनए भी कितने हैं? 2। लेकिन प्रतिकृतिकरण अर्ध संरक्षणीय होता है, यह कब मालूम चल गया? पहले प्रतिकृतिकरण के बाद, क्योंकि एक भारी डीएनए का रज्जुक आ गया, एक हल्के डीएनए का रज्जुक नया बना,
तो डीएनए कैसा आ गया? संकरित। लिख लो एक बार, फिर आप इस पे सवाल करते हैं। अभी क्या चालू है इकोलॉजी के बाद? चालू हुई है। बढ़िया है। मेरी सेकंड फेवरेट टीम हुई थी इंडिया के बाद। बढ़िया खेले, लेकिन वो पाकिस्तान ने बढ़िया खेला। बन गया। ठीक है, ये 20 मिनट है, 40 मिनट। ये N14H4Cl, N14 मतलब हल्का नाइट्रोजन है। अब देखो, सवाल करते वक्त आपको बेसिक क्या ट्रिक देखो ध्यान में रखनी है। वैसे तो क्वेश्चन आएंगे आपके पास, एक चीज याद रखनी है, एक सिंपल लॉजिक देखो। एक प्रतिकृतिकरण से कितने डीएनए बने? दो प्रतिकृतिकरण से 4, 3 से बनेंगे 8, 4 से बनेंगे 16। इस तरह से प्रतिकृतिकरण होता रहेगा। पहला सिस्टम आप देखो, पहले प्रतिकृतिकरण के बाद संकरित डीएनए कितने? 2। दूसरे प्रतिकृतिकरण के बाद भी संकरित डीएनए कितने हैं? 2।
इसका मतलब पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चार हो, कितने भी प्रतिकृतिकरण करो, संकरित डीएनए की संख्या आपके पास कितनी ही रहेगी? 2 रहेगी। तो किसकी संख्या बढ़ रही है? उस डीएनए की संख्या बढ़ रही है जिस माध्यम में आपने प्रतिकृतिकरण करवाया है। देखो, या 2 तरीके हैं सवाल सॉल्व करने के, या तो उसको पूरा सॉल्व करो जिसमें 4 से 5 मिनट लग जाएंगे, और नहीं तो आप ओरल भी कर सकते हो। आपको यह पता है कोई भी सवाल आ जाए हम करेंगे तो उसमें आपसे पूछा हो संकरित डीएनए, भारी डीएनए, हल्का डीएनए का प्रतिशत या मात्रा, तो आपको पता है 1 प्रतिकृतिकरण हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, संकरित डीएनए की संख्या तो 2 ही रहेगी। और जिस माध्यम में आप प्रतिकृतिकरण करा रहे हो उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी, और जिस माध्यम में आपने उसको पहली बार रखा था वो वाली मात्रा तो आती ही नहीं। अब देखो, 2 प्रतिकृतिकरण के बाद कोई भारी डीएनए बना क्या? नहीं। शुरुआत किससे की थी आपने? भारी डीएनए। लेकिन किसकी मात्रा बढ़ने लग गई? जिस मात्रा में आप प्रतिकृतिकरण करा रहे हो, यानी किसकी? हल्के की। आओ सवाल करते हैं एक सवाल। जैसे मैंने आपसे अब कहा एक ई कोलाई डीएनए है, ई कोलाई डीएनए को हल्के नाइट्रोजन में वृद्धि करवाई गई। ठीक है, ई कोलाई डीएनए को हल्के नाइट्रोजन में वृद्धि करवाई गई। उसके पश्चात उसे प्रतिकृतिकरण के लिए भारी नाइट्रोजन में स्थानांतरित किया गया। और आपको कितने मिनट पश्चात? 80 मिनट। 80 मिनट पश्चात आपको बताना है संकरित डीएनए, हल्का डीएनए और भारी डीएनए की मात्रा। करो। अस्सी मिनट बाद संकरित, हल्के और भारी डीएनए की मात्रा बतानी है। शाबाश। क्या जवाब बाकी? देखो, सबसे पहली चीज तो आपको ध्यान में रखनी है 80 मिनट। 20 मिनट में एक बार प्रतिकृतिकरण होता है, तो 80 मिनट में कितने प्रतिकृतिकरण होंगे? 4। 80 मिनट में 4 प्रतिकृतिकरण है, मतलब 2 की पावर 4। कितने डीएनए बनेंगे? 16। कुल हमको पता है 16 डीएनए। अब या तो इसको सॉल्व करो और या आप इसको ओरल निकाल सकते हो। ओरल कैसे निकाल सकते हो? देखो, आपने सबसे पहले किसमें वृद्धि की? हल्के में। तो दोनों रज्जुक पर क्या आ गया? हल्का। N14 N14, मतलब शुरुआत में ही डीएनए हल्का है।
अब प्रतिकृतिकरण के लिए उसको आपने किस में डाल दिया, भारी नाइट्रोजन यानी N15। अब लॉजिक आपको पता है, कुल डीएनए बनेंगे उसमें संकरित तो कितने रहेंगे, 2। संकरित डीएनए की मात्रा तो 2 ही आएगी, और किस मात्रा में आपने प्रतिकृतिकरण कराए, भारी, तो उसकी संख्या बढ़ती जाएगी। तो 16 में से अगर 2 संकरित हैं तो 14 क्या आएंगे आपके पास, भारी। हल्का डीएनए नहीं आएगा। और इसको अगर आप सॉल्व करो तो आप कह सकते हो 107। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, आप सॉल्व कर लो। हल्का फिर भारी में किया, भारी में किया तो आपके पास हल्का अलग हुआ, हल्का अलग हुआ, नया क्या बनेगा, भारी। तो एक प्रतिकृतिकरण के बाद 2 डीएनए बने, दोनों संकरित। फिर आप आगे करो उसको N15 में, वापस भारी में करोगे तो दोनों हल्के अलग हो गए, फिर भारी अलग हो गया। अब नया क्या बनेगा, भारी। तो 2 प्रतिकृतिकरण के बाद संकरित डीएनए 2 और भारी कितने हो गए, 2। फिर तीसरा प्रतिकृतिकरण करो, संकरित डीएनए कितने ही रहेंगे, 2, भारी 6, 8 बनेंगे ना। और 16 में संकरित 2 और 14 भारी। क्लियर है, पक्का। मतलब संकरित डीएनए की मात्रा तो हमेशा स्थिर 2 ही रहेगी, और जिस मात्रा में आप या जिस वातावरण में आप प्रतिकृतिकरण कर रहे हो उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी। आओ वापस देखते हैं। सबसे पहले किसमें वृद्धि कराई अपन ने, हल्के में। हल्के में वृद्धि करवाई तो दोनों डीएनए पर ये लो 14 ये डीएनए कैसा हो गया, हल्का। अब प्रतिकृतिकरण भारी में करेंगे, N15 भारी है और 20 मिनट, दोनों को अलग अलग कर दो। 14 अलग किया, 14 अलग किया, नया 15, नया 15, एक रेप्लिकेशन। कितने संकरित डीएनए, ये 2 डीएनए बने हैं, दोनों संकरित हैं। अब दूसरा रेप्लिकेशन N15 में 40 मिनट, चारों रज्जु अलग अलग कर दो। 14 अलग, मतलब 15 अलग कर दिए, 14 अलग कर दिए। नया क्या बनेगा, 15 ही बनेगा क्योंकि माध्यम 15 ही है। 4 डीएनए बने, 4 डीएनए में से संकरित कितने हैं, 2। संकरित डीएनए तो 2 हैं और भारी कितने हो गए, 2। अब आगे करो, इसको करो 60 मिनट में। 60 मिनट, माध्यम तो कौन सा है, N15। अब इन 8 रज्जु को अलग अलग करूं, ये लाल अलग, लाल अलग, नीले, फिर 1 2 3 4 5 6। अब सब पे क्या बनेंगे, कितने डीएनए बने, 8। 8 में संकरित कितने, 2, और भारी कितने, 6। आगे करो 80 मिनट में 16। संकरित डीएनए की मात्रा 2, किसकी मात्रा बढ़ती जा रही है, भारी की। तो जिस माध्यम में आपने प्रतिकृतिकरण किया है उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी, संकरित की कितनी रहेगी, 2 ही रहेगी। क्लियर है, पक्का। अब देखो, ये डीएनए प्रतिकृतिकरण अर्ध संरक्षणीय होता है। ये किसने प्रमाणित किया, मेसलसन एंड स्टाल ने। और मेसलसन एंड स्टाल ने अपने प्रयोग के लिए किसको चुना, ई कोलाई, जीवाणु को, मतलब प्रोकैरियोट्स को। तो वैज्ञानिकों को यह लगा कि यार सिर्फ जीवाणु या प्रोकैरियोट्स में ही डीएनए प्रतिकृतिकरण अर्ध संरक्षणीय होता है, या हमारे भीतर भी ऐसा होता है। तो हमारे अंदर यानी यूकैरियोट्स में डीएनए प्रतिकृतिकरण भी अर्ध संरक्षणीय होता है। यह किसने प्रमाणित किया, यह प्रमाणित किया टेलर ने। सेम वर्ष तो सेम ही था, बट कुछ समय बाद। तो टेलर और उनके सहयोगियों ने 1958 में यह प्रायोगिक रूप से प्रमाणित किया कि यूकैरियोट्स में हमारे अंदर भी डीएनए प्रतिकृतिकरण कैसा होता है, अर्ध संरक्षणीय या सेमी कॉन्जर्वेटिव। और इसके लिए उन्होंने किसको प्रयोग किए, बिल्कुल सही, पादप का प्रयोग किया, विसिया फाबा।
या ये सेम पादप है, सेम का या बीन्स का। और किस तकनीक का इस्तेमाल किया? विकिरण सक्रिय थाइमिडीन। किस तकनीक का प्रयोग किया उन्होंने? विकिरण सक्रिय थाइमिडीन का प्रयोग किया। तो लिख लेंगे अब, टेलर एवं उनके सहयोगियों ने ब्रैकेट में 1958 में यह प्रमाणित किया कि यूकैरियोट्स में भी डीएनए प्रतिकृतिकरण अर्ध संरक्षणीय होता है। यूकैरियोट्स में भी डीएनए प्रतिकृतिकरण अर्ध संरक्षणीय होता है। ठीक है, उन्होंने अपने प्रयोग विसिया फाबा पादप पर किए। विसिया फाबा यानी सेम या बीन्स पादप पर किए। और विकिरण सक्रिय थाइमिडीन तकनीक का प्रयोग किया। और विकिरण सक्रिय थाइमिडीन का प्रयोग किया। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट हो गया। अब अपन विस्तार से किसकी क्रियाविधि देखेंगे? डीएनए प्रतिकृतिकरण। तो हेडिंग डाल देंगे, डीएनए प्रतिकृतिकरण की क्रियाविधि। ठीक है, अब देखो डीएनए प्रतिकृतिकरण अपन दो चलेंगे। एक तो एनसीईआरटी में बहुत कम दे रखा है, और एक विस्तार से देखेंगे कि पूरा डीएनए प्रतिकृतिकरण की प्रक्रिया कैसे हो रही है। बट सबसे पहले अपन वो बात करेंगे कि डीएनए प्रतिकृतिकरण के बारे में एनसीईआरटी में क्या दे रखा है। सबसे पहली चीज है, डीएनए प्रतिकृतिकरण में आपको डीएनए से नया डीएनए बनाना है। कोई भी नई चीज बनाने में ऊर्जा निर्मित होती है या खर्च होती है? मतलब डीएनए प्रतिकृतिकरण में ऊर्जा प्रयुक्त होगी, और जब किसी भी प्रक्रिया में ऊर्जा प्रयुक्त होती है तो उसे क्या कहते हैं? एंडरगोनिक प्रक्रिया। डीएनए प्रतिकृतिकरण में भी नए डीएनए बनाने में भी ऊर्जा लगेगी, ऊर्जा खर्च होगी, इसलिए इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एंडरगोनिक। फिर दूसरी चीज एनसीईआरटी में दे रखा है, डीएनए प्रतिकृतिकरण में किन की आवश्यकता होती है? डीएनटीपीस। डीएनटीपीस का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स। याद रखना, इस पे बहुत बार गलतियां हो जाती हैं। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड लिखा गया तो गलत हो गया, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स हैं। डीएनटीपी का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। अब ये क्या होते हैं? तो हमने एटीपी का नाम सुना है,
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एक डीएनटीपी है। जीटीपी एक डीएनटीपी है। सीटीपी और टीटीपी, ये एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, टीटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट, ये चारों किसके उदाहरण हैं? डीएनटीपीस के। अब पहला सवाल है कि प्रतिकृतिकरण में ये डीएनटीपीस का यूज कहां है? तो दो, प्रतिकृतिकरण के दौरान डीएनटीपीस के दो प्रमुख काम होते हैं। प्रतिकृतिकरण में डीएनटीपीस के कितने काम हैं? दो। पहला, प्रतिकृतिकरण के लिए ऊर्जा चाहिए, नया डीएनए बनाने के लिए ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा कहां से आएगी? एटीपी या जीटीपी इनसे। तो इसका मतलब प्रतिकृतिकरण के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो कौन उपलब्ध करवाता है? डीएनटीपी। तो प्रतिकृतिकरण के लिए ऊर्जा कहां से प्राप्त होगी? डीएनटीपी से। दूसरा, प्रतिकृतिकरण में आपको नया डीएनए बनाना है। भाई आपके पास ये डीएनए रज्जुक है, इसका क्रम है ATCG, यहां पर क्या होगा? TAGC, दोनों अलग अलग होंगे। मैंने कहा ATCG अलग हुआ, TAGC अलग हुआ। अब इस पे नया रज्जुक बनेगा। नया रज्जुक क्या बनेगा? TAGC, यहां क्या बनेगा? AT। तो ये नए न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ने पड़ेंगे। नया डीएनए बनाने के लिए, नया रज्जुक बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ने पड़ेंगे। तो ये थाइमीन, एडिनिन, ये आएंगे कहां से? ये भी डीएनटीपी से आएंगे। तो प्रतिकृतिकरण के दौरान, और एनसीईआरटी में ये दे रखा है, रेप्लिकेशन या प्रतिकृतिकरण के दौरान डीएनटीपी क्या काम करेंगे? पहला, प्रतिकृतिकरण के लिए जो ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा कौन उपलब्ध करवाएगा? डीएनटीपी। दूसरा, प्रतिकृतिकरण के लिए जो न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, क्रियाधार या अभिकारक चाहिए, वो भी कहां से आएंगे? इन डीएनटीपी। यही एडिनिन देगा, यही गुआनोसिन देगा, यही सी देगा, यही टी देगा। तो प्रतिकृतिकरण के दौरान डीएनटीपी के कितने काम हैं? दो। प्रतिकृतिकरण के लिए आवश्यक ऊर्जा कहां से आएगी? डीएनटीपी से। और प्रतिकृतिकरण में नए रज्जुकों में जो न्यूक्लियोटाइड चाहिए वो भी कहां से आएंगे? डीएनटीपी से आएंगे। लिखेंगे पॉइंट। डीएनए प्रतिकृतिकरण एक एंडरगोनिक प्रक्रिया है। डीएनए प्रतिकृतिकरण एक एंडरगोनिक प्रक्रिया है, अर्थात इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, प्रतिकृतिकरण में डीएनटीपीस का प्रयोग या उपयोग। प्रतिकृतिकरण में डीएनटीपीस का उपयोग। डीएनटीपीस का फुल फॉर्म लिख लेना ब्रैकेट में, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स का मतलब फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं प्रतिकृतिकरण में डीएनटीपीस का उपयोग। पहला प्रतिकृतिकरण के लिए आवश्यक ऊर्जा डीएनटीपी से प्राप्त होती है।
प्रतिकृतिकरण के लिए आवश्यक ऊर्जा डीएनटीपी से प्राप्त होती है। और सेकंड, प्रतिकृतिकरण के लिए आवश्यक न्यूक्लियोटाइड्स प्रतिकृतिकरण के लिए आवश्यक न्यूक्लियोटाइड्स भी डीएनटीपी से प्राप्त होते हैं। आवश्यक न्यूक्लियोटाइड्स भी डीएनटीपी से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो प्रतिकृतिकरण के लिए ऊर्जा और प्रतिकृतिकरण के लिए आवश्यक न्यूक्लियोटाइड्स दोनों कहां से प्राप्त होंगे? डीएनटीपी से प्राप्त होंगे। फिर अब नेक्स्ट चीज देखो क्या होता है। डीएनए प्रतिकृतिकरण प्रोकैरियोट्स या जीवाणु में भी होगा, और डीएनए प्रतिकृतिकरण की प्रक्रिया अपने अंदर यानी यूकैरियोट्स में भी होगी। सबसे पहले अपन ने देखा था प्रोकैरियोट्स या जीवाणु में डीएनए कैसा होता था? रेखित या वृत्ताकार? वृत्ताकार। एकल रज्जुक या द्विरज्जुक? द्विरज्जुक। एकल रज्जुक केवल कॉलीफेज इंटू 174 वायरस में था। तो इसका मतलब अगर मैं प्रोकैरियोट का डीएनए बनाऊं तो वो वृत्ताकार होगा, और होगा तो कैसा? द्विरज्जुक। ये वृत्ताकार द्विरज्जुक डीएनए, और यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए द्विरज्जुक होता है लेकिन रेखित होता है। तो हमारे अंदर डीएनए कैसा होता है? रेखित, गुणसूत्रों में व्यवस्थित है, और इसमें डीएनए वृत्ताकार। अब प्रतिकृतिकरण का मतलब यह है कि प्रतिकृतिकरण जब डीएनए की कॉपी बनानी है, रेप्लिकेशन करना है, तो जहां मर्जी है वहां से प्रारंभ होता है या हमेशा एक विशिष्ट क्षेत्र से प्रारंभ होगा? तो डीएनए प्रतिकृतिकरण की प्रक्रिया यादृच्छिक नहीं होती, हमेशा एक विशिष्ट क्षेत्र से प्रारंभ होगी। और ऐसा विशिष्ट क्षेत्र जहां से डीएनए प्रतिकृतिकरण प्रारंभ होगा, उस विशिष्ट क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? ओराई स्थल या स्वप्रतिकृतिकरण उत्पत्ति का स्थल। तो प्रतिकृतिकरण के बारे में दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो अपन ने देखा प्रतिकृतिकरण में डीएनटीपी क्या काम कर रहे हैं। दूसरा हम देख रहे हैं प्रतिकृतिकरण जहां मर्जी वहां से प्रारंभ होता है या हमेशा एक विशिष्ट जगह से चालू होगा? एक विशिष्ट क्षेत्र से प्रारंभ होता है जिसे कहते हैं ओराई स्थल। फर्क यह है कि हमारे प्रोकैरियोट्स या जीवाणु में हमेशा एक ही ओराई स्थल होता है, और हमारे अंदर क्योंकि यूकैरियोट्स का डीएनए बड़ा होता है इसलिए उसमें ओराई स्थल एक से अधिक होंगे। तो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में प्रतिकृतिकरण प्रारंभ तो कहां से होगा? ओराई स्थल से। लेकिन ओराई स्थल प्रोकैरियोट्स में कितने होंगे? एक, और हमारे अंदर या यूकैरियोट्स में क्या होंगे? एक से अधिक होंगे। हां, अब जहां से भी प्रतिकृतिकरण चालू होगा वहां से हाइड्रोजन बंध टूटना चालू होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन बंध टूटेंगे तभी तो दोनों रज्जुक अलग अलग होंगे। तो यहां से एक रेप्लिकेशन फोक इस दिशा में चलेगा, एक इस दिशा में। यहां पर प्रतीक चालू हुआ, एक इस दिशा में, एक इस दिशा में। इसका मतलब प्रतिकृतिकरण का जो फोर्क है वो एक दिशा में चल रहा है, द्विदिशीय? द्विदिशीय होगा। तो दूसरा पॉइंट, प्रतिकृतिकरण की उत्पत्ति या प्रतिकृतिकरण का प्रारंभ हमेशा एक विशिष्ट क्षेत्र से होता है जिसे हम क्या कहते हैं? ओराई स्थल। प्रोकैरियोट्स में एक ओराई स्थल, यूकैरियोट्स में एक से अधिक होगा। लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, प्रतिकृतिकरण का प्रारंभ
प्रतिकृतिकरण का प्रारंभ सदैव प्रतिकृतिकरण का प्रारंभ सदैव एक विशिष्ट क्षेत्र से होता है, या प्रतिकृति प्रारंभ सदैव गुण सूत्र के एक विशिष्ट क्षेत्र से होता है। प्रतिकृतिकरण का प्रारंभ सदैव गुण सूत्र के एक विशिष्ट क्षेत्र से होता है। गुण सूत्र के एक विशिष्ट क्षेत्र से होता है जिसे ओराई स्थल कहा जाता है। जिसे ओराई स्थल कहा जाता है। प्रोकैरियोट्स या जीवाणु में प्रोकैरियोट्स अथवा जीवाणुओं में एक ओराई स्थल पाया जाता है। जबकि यूकैरियोट्स में एक से अधिक ओराई स्थल पाए जाते हैं। जबकि यूकैरियोट्स में एक से अधिक ओराई स्थल पाए जाते हैं। यह बना लो, ध्यान रहेगा। ठीक है, तो प्रतिकृतिकरण की शुरुआत कहां से हो रही है? ओराई स्थल से। प्रोकैरियोट्स में एक है, यूकैरियोट्स में एक से अधिक है, और वो किस दिशा में? द्विदिशा में फ्लो करेगा। अब देखो, प्रतिकृतिकरण की प्रक्रिया में बहुत सारी एंजाइम्स अपन पढ़ेंगे, काम करेंगे, लेकिन सबसे प्रमुख एंजाइम, सबसे मुख्य एंजाइम प्रतिकृतिकरण में जो काम करती है वो कौन सी होती है? डीएनए पॉलीमरेज। अब एक चीज देखो, ये लिख लिया, ये यहाँ पे से दुकान खोल रहे हो, हर तरह की बोतल है आपके पास, एक प्लास्टिक, एक अर्ध प्लास्टिक। इसको नंगा क्यों रखते हो? कपड़ा क्यों नहीं बनाते? 1 2 3 4 5, 3 बोतल, एक 4। कौन नहीं लाया? आप नहीं लाया, जब भी आप दुखी हो। नहीं, तो आप बाकी तीनों ने उधर रखी है, आपने यहां क्यों रखी? आपकी बनती नहीं उनसे, हैं?
विश्वास ही नहीं है, पानी बदल जाएगा। या आप जूस लाए हो इसमें, देखो इन्होंने टाई भी पहना रखी है बॉटल को, कोट भी पहना देते, जूते हैं, देखो आप टाई नॉट भी बांधी है बकायदा। क्या तो स्कूल जा रही है ये। पानी था। हाँ, ये तो बन गया होगा। अब नेक्स्ट चीज ये है कि हमारे पास प्रतिकृतिकरण में, डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए प्रतिकृतिकरण में जो मुख्य एंजाइम काम करती है वो कौन सी है? डीएनए पॉलीमरेज। क्यों? देखो हमारे पास प्रतिकृतिकरण में करना क्या है? डीएनए से नया डीएनए बनाना है। तो डीएनए बनाने वाली एंजाइम कौन सी होगी? डीएनए पॉलीमरेज। और वो गति भी किस पे करेगी? डीएनए पर। तो वो डीएनए पर ही गति करेगी और डीएनए ही बनाएगी। तो वो डीएनए पर गति करेगी, इसलिए इसे क्या कहेंगे? डीएनए पर निर्भर, यानी डीएनए डिपेंडेंट। और बनाएगी क्या? डीएनए, इसलिए इसे क्या कहेंगे? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पर गति करके डीएनए ही बनाएगी, इसलिए मुख्य प्रतिकृतिकरण एंजाइम डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज होगी। अब इसकी एक खासियत है, इनफैक्ट इसकी दो खासियत है, इसके दो विशेष लक्षण है। पहला विशेष लक्षण है कि एक तो ये बहुत तेज दर से प्रतिकृतिकरण करती है। आप मान के चलो ई कोलाई डीएनए 20 मिनट में विभाजन कर लेता है कोशिका, तो 18-20 मिनट से कम में ही डीएनए का प्रतिकृतिकरण हो जाता है। तो जीवाणु की डीएनए पॉलीमरेज बहुत तेज दर से प्रतिकृतिकरण करती है, और दूसरा सटीक तरीके से प्रतिकृतिकरण करती है। सटीक तरीके से का मतलब है कि प्रतिकृतिकरण के दौरान गलत न्यूक्लियोटाइड्स या गलतियां नहीं करती, क्योंकि अगर गलत न्यूक्लियोटाइड डालेगी या गलतियां करेगी तो उत्परिवर्तन से डीएनए खराब हो सकता है। तो मुख्य एंजाइम कौन सी है? डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज। खासियत क्या है? तेज दर से प्रतिकृतिकरण करेगी और सटीक तरीके से करेगी। लिखेंगे प्रतिकृतिकरण प्रतिकृतिकरण हेतु मुख्य एंजाइम प्रतिकृतिकरण हेतु मुख्य एंजाइम डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज होती है। डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज होती है। यह एंजाइम तेज दर से प्रतिकृतिकरण करती है। यह एंजाइम तेज दर से प्रतिकृतिकरण करती है और सटीक तरीके से न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ती है। और सटीक तरीके से न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ती है। ब्रैकेट में लिख लेंगे गलती करने पर उत्परिवर्तन की संभावना बढ़ जाती है। गलती करने पर उत्परिवर्तन की संभावना बढ़ जाती है।
ठीक है, तो प्रतिकृतिकरण में मुख्य एंजाइम अपन ने देख ली। अब देखो एक चीज क्या है, एनसीईआरटी में क्या डायग्राम दे रखा है। एनसीईआरटी में आपको दोनों डीएनए रज्जुक दे रखे हैं। ये एक रज्जुक है 5 से 3 और दूसरा रज्जुक क्या है 3 से 5। और एनसीईआरटी ने दे रखा है ये आपके पास एक वाई आकार का रेप्लिकेशन फोक है। वाई आकार का क्यों? क्योंकि ओराई स्थल से क्या चालू होगा? प्रतिकृतिकरण। ओराई स्थल से प्रतिकृतिकरण चालू होगा, मतलब ओराई स्थल से क्या चालू होगा? हाइड्रोजन बंध टूटना चालू होंगे, और हाइड्रोजन बंध टूटेंगे तो दोनों रज्जुक अलग अलग होंगे। अब अपन देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने वाली एंजाइम होती है डीएनए हेलिकेजेस, वो आगे की बात है। बट अभी के लिए एनसीईआरटी का डायग्राम याद रखना है, दोनों रज्जुक अलग अलग होंगे। अब इस पर एक नया रज्जुक बनेगा और इस पर एक नया रज्जुक बनेगा। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कोई भी नया रज्जुक बनेगा वो हमेशा किस दिशा में बनेगा? 5 से 3। कोई भी नया रज्जुक का संश्लेषण या निर्माण किस दिशा में होता है? 5 से 3 डैश दिशा में ही होगा। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि डीएनए के दोनों रज्जुक प्रति समानांतर है। प्रति समानांतर का मतलब है जिस रज्जुक की दिशा 5 से 3 है, यहां पर तो नया रज्जुक 5 से 3 डैश दिशा में निर्मित हो जाएगा। यहां पर इस दिशा में ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि आपके पास प्रति समानांतर है। तो इसका मतलब इससे निपटने के लिए एक रज्जुक तो 5 से 3 डैश दिशा में यू बनेगा। अरे यार, लेकिन दूसरा रज्जुक आपके पास किस दिशा में बनेगा? 5 से 3। देखो दोनों रज्जुक किस दिशा में बनेंगे? 5 से 3। 3 से 5 में कुछ संश्लेषण नहीं हो रहा। यहां पर भी नया रज्जुक 5 से 3 डैश दिशा में बन रहा है, यहां पर भी नया रज्जुक बन तो 5 से 3 डैश में रहा है लेकिन टुकड़ों में बन रहा है। यह संश्लेषण कैसा है? सतत संश्लेषण है, यानी कंटिन्यूअस सिंथेसिस है, और यहां पर टुकड़ों में हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? असतत संश्लेषण। तो एनसीईआरटी का ये डायग्राम है। डायग्राम से आपको ये समझना है अभी के लिए कि कोई भी नया रज्जुक जो होगा वो किस दिशा में बनेगा? 5 से 3। 3 से 5 डैश दिशा में कोई संश्लेषण नहीं होता, तो एक रज्जुक 5 से 3 डैश दिशा में सतत रूप से बनता है। सतत रूप से बनता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे क्या कहते हैं? लीडिंग रज्जुक। और एक टुकड़ों में बनता है, असतत रूप से बनता है, जिसे कहते हैं लैगिंग रज्जुक। और इस पे ये छोटे छोटे डीएनए के खंड बनेंगे, इसे क्या कहते हैं? ओकाजाकी। वो हम आगे देखेंगे। बट ये लैगिंग रज्जुक है, ये लीडिंग रज्जुक है। ये कैसा संश्लेषण है? सतत। ये संश्लेषण कैसा है? असतत। तो एक बार ये बना लो, फिर अपन देखते हैं।
ठीक है, यहां पे एक नोट लिख लेंगे बस, फिर हम विस्तार में। प्रतिकृतिकरण में नए रज्जुक का संश्लेषण हमेशा, कौन लाया भगोना साथ में अपना? ओ, ये इतनी गिरी हुई बोतल क्यों लाते हो आप? प्रतिकृतिकरण में नए रज्जुक का संश्लेषण सदैव 5 से 3 डैश दिशा में होता है। ठीक है, अब केवल अपन एक वो लिस्ट बना रहे हैं कि प्रतिकृतिकरण की क्रियाविधि में कौन कौन सी एंजाइम्स काम करेंगी, तो वो अपन सिर्फ लिस्ट बना रहे हैं यहां पर एक। मतलब डीएनए प्रतिकृतिकरण या डीएनए की कॉपी बनाने के लिए कितने तरह के एंजाइम्स और प्रोटीन चाहिए? 7 अलग अलग प्रकार के, ये लिस्ट बना। कर क्या रहे हो आप आज? कुर्सी उखाड़ दी आपने, हैं? कुर्सी उखाड़ दी? इतनी ताकत कहां से लाए आप? गजब यार। तो ये बताया नहीं, आधे लोग यहाँ कुर्सियां उखाड़ने आते हैं। ठीक है भाई, अब ये डीएनए प्रतिकृतिकरण विस्तार से अपन फिर कल देखेंगे, ये सारे एंजाइम्स और प्रोटीन्स कैसे काम करेंगे। ये संडे आपका टेस्ट है क्या? क्या क्या आया था उसमें?